हमारा मेन कैरेक्टर अपने प्यार को बचाते हुए बहुत सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेता है और हाँ, फिर वो टपक जाता है। नहीं, इस बार हमारा हीरो नहीं टपकता। लेकिन हाँ, 200 साल बाद उसकी आंख एक अलग ही दुनिया में खुलती है और उसे वहाँ मिलती है अपने प्यार के जैसी दिखने वाली एक एंड्रॉइड रोबोट। और वो रोबोट हमारे हीरो से शादी करना चाहती है। लेकिन हाँ, वो रोबोट ना बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो अब क्या होगा, चलो देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे मेन कैरेक्टर अकीरा की आंख खुलती है। वो एक अजीब सी मशीन से नीचे गिर जाता है और हाँ, वो पूरा नंगा होता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस वक्त है कहाँ। और इसके बाद वो अपने सामने एक अलग ही दुनिया देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर उसका एडवांस टेक्नोलॉजी वाला शहर इस तरह से खंडर कैसे बन गया, और साथ ही वो अब तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी और एक छोटी बच्ची आती है। ये शख्स कहता है, वाइज वन, आप ठीक तो है ना? अकीरा को कुछ समझ नहीं आता और वो जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अकीरा को अपने साथ बैलगाड़ी से ले जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद अकीरा को होश आ जाता है। वो कहता है, मेरी मदद करने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया, पर शायद से तुम दोनों मुझे कोई और समझ रहे हो। मेरा नाम तो अकीरा है। आदमी बताता है कि वो पास ही में मौजूद गांव का मुखिया है। उसका नाम विया है और ये मेरी बेटी इधी है। और आप हमारे गांव के वाइज वन हैं, यानी कि वो गॉड जो हमारे गांव की हिफाजत करता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपको कभी जागा हुआ देख पाऊंगा, क्योंकि आप सैकड़ों सालों से सो रहे हैं। अकीरा इस जगह को देख सोच रहा होता है कि ये जगह खंडर कैसे हो गई, लेकिन तभी उसका सिर दर्द करने लगता है। तभी अकीरा को अपने सामने वो टावर नजर आता है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने आया था। पर क्योंकि उसका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था, इसीलिए वो वहाँ सो जाता है। और जब विया अकीरा को अपने घर लेकर आता है, तब उसकी बीवी अकीरा को ही देख रही थी। आखिर वो इनके गाँव का गॉड जो ठहरा। थोड़ी देर बाद अकीरा को होश आता है। अब रात के वक्त हम देखते हैं कि अकीरा के वहाँ होने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। अकीरा यहाँ उनसे पूछता है, आप सबको क्या लगता है मैं कितने वक्त से सो रहा होऊंगा? विया बताता है कि वो सब तो बस मामूली लोग हैं, उनके पास हिस्ट्री की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब इन्हें अकीरा के जागने की खबर ओवेल को देनी होगी। ओवेल एक ऐसी यूनिफाइड इंस्टीट्यूशन है जो इस पूरी दुनिया पर शासन करती है। और अब इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि अलग अलग शहर की अपनी अपनी सरकार होगी, बल्कि ओवेल इंस्टीट्यूशन ही पूरी दुनिया का शासन करती है। और ओवेल की वजह से ही इस दुनिया में शांति आई है, क्योंकि उन्होंने ही युद्ध को रुकवाया था। तभी विया का छोटा भाई कहता है, हमें जल्द से जल्द ओवेल ब्यूरो में इसकी जानकारी दे देनी चाहिए। और उसकी बात से सभी लोग एग्री करते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने जल्द से जल्द ओवेल को इसकी जानकारी नहीं दी, तब इनका पूरा गांव खतरे में आ जाएगा। लेकिन तभी विया की बीवी यहाँ चिल्लाकर कहती है, तुम सब कायरों जैसी बातें करना बंद करो। जो मिस्टर अकीरा हैं, वो अभी कुछ वक्त पहले ही जागे हैं। उनके लिए यहाँ हर एक चीज बिल्कुल नई है, और जब तक वो हर एक चीज के बारे में जान नहीं जाते, हम ओवेल को इसके बारे में नहीं बताएंगे। ये बातें सुन अकीरा मोहतरमा को शुक्रिया कहता है। अब इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि अकीरा सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए वो बालकनी में आ जाता है और वो यहाँ से बाहर देखता है कि ये दुनिया किस तरह से बदल गई है। अभी भी ये सब उसके लिए एक सपने की तरह होता है। पर हम दूर किसी शख्स को अकीरा पर नजर रखते हुए देखते हैं, और तभी ये शख्स देखता है कि विया का छोटा भाई घोड़े से कहीं निकल जाता है। अब अगले दिन अपना मुंह धोने के बाद अकीरा डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया के बारे में और भी ज्यादा जानेगा। अब इसके बाद वो ईदी के साथ एक मार्केट में आता है। अब यहाँ पर अकीरा इस जगह को एनालाइज करने लगता है। ये दुनिया थोड़ी पुराने जमाने की तरह हो गई है। इन लोगों के पास अपनी खुद की करेंसी है। अब इसके बाद वो ईदी से पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई लाइब्रेरी है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर काफी सारी किताबें रखी होती हैं। सो अब ईदी अकीरा को अपने साथ स्कूल ले जाने लगती है। और यहाँ हम फिर से उसी शख्स को देखते हैं जो रात के वक्त अकीरा पर नजर रख रहा था। अब दूसरी ओर बुक्स पढ़ने के बाद भी अकीरा को कुछ भी जानने को नहीं मिलता। शायद से ओवेल ऑर्गेनाइजेशन उस इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखे हुए हैं। सो अब अकीरा ईदी से ओवेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है। हम देखते हैं कि ईदी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा करते हैं। तभी अकीरा को अपने सामने कुछ लोग दिखाई देते हैं। अकीरा सोचता है कि क्या यहाँ कोई सेलिब्रेशन चल रहा है। अकीरा पूछता है कि ये क्या हो रहा है ईदी? देखकर तो लगता है कि यहाँ किसी की शादी हो रही है, पर
पर यहाँ तो सिर्फ लड़कियाँ हैं। ईदी बताती है कि इसे एल्सिया कहती हैं। जब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तब वो हमेशा एक साथ रहने की कसम खाते हैं और सी एहलर्स बन जाते हैं। और आप किसी के भी साथ जीने मरने की कसम खा सकते हैं। इट डज नॉट मैटर कि वो लड़का है या लड़की। अकीरा कहता है कि क्या तुम मुझे अच्छे से समझा सकती हो कि ये एल्सिया और सी एहलर्स क्या हैं? सो अब वो बताती है कि एल्सिया में डिफरेंट ग्रुप्स के लोग एक साथ जीने मरने की कसम खाते हैं, चाहे एक आदमी और एक औरत, या फिर सिर्फ औरतें, या सिर्फ आदमी, या फिर 2 आदमी और एक औरत। और यहाँ जो एल्सिया चल रहा है इसमें ये 4 औरतें एक साथ जीने मरने की कसम खा रही हैं। मतलब तुम एल्सिया को बिल्कुल शादी की तरह समझ सकते हो, बस इसमें तुम्हारे मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं। आकिरा को ये सारी चीजें समझ आ जाती हैं। अब यहाँ आकिरा अपने पास्ट को याद करता है और यहाँ आकिरा तोवासा नाम की इस लड़की के साथ टेक्नोलॉजी की कुछ बातें कर रहा था। और दोस्तों, इनकी एक कंपनी है जिसका नाम तोबासा एंड्रॉइड डेवलपमेंट है, जो कि एंड्रॉइड रोबोट्स को बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। तभी आकिरा तोबासा को एक रिंग देता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था। और हमें जानने को मिलता है कि ये दोनों स्टेप ब्रदर और सिस्टर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अब प्रेजेंट में जब आकिरा इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी वहाँ ईदी की माँ टाबेरीना आ जाती है। उन्हें आकिरा की थोड़ी मदद चाहिए। अब इसके बाद हम आकिरा को एक मशीन सुधारते हुए देखते हैं। ये थोड़ी बिगड़ गई है, लेकिन हम देखते हैं कि आकिरा उसे थोड़ी ही देर में रिपेयर कर देता है, जो देख सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। पर तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और ये बंदा है ओवेल ब्यूरो का कमिश्नर केनिस, और उसे यहाँ अपने साथ लेकर आया है विया का छोटा भाई। अब केनिस आकिरा के पास जाकर कहता है, ओह तो तुम हो आकिरा द वाइस वन। वैसे मैं हूँ ओवेल का कमिश्नर जनरल परक्यूसस केनिस। और यहाँ पर ये लोग आकिरा को पकड़ने के लिए आए हैं क्योंकि वो ड्यून्स से बाहर निकला है। जब विया यहाँ आकिरा की मदद करने के लिए आता है तब केनिस कहता है कि इस मामले से दूर रहो। पर इसके बावजूद भी जब वो कुछ कहने की कोशिश करता है तब केनिस उसके पैर में गोली मार देता है। और इसके बाद केनिस ईदी को पकड़ने के लिए जाने लगता है क्योंकि वो एक चश्मदीद गवाह है जब आकिरा अपनी नींद से जागा था। और तभी ईदी को बचाने के लिए उसकी माँ सामने आ जाती है। विया का भाई भी कहता है, आपने ईदी से पूछताछ के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन तभी विया कहता है, मैं कुछ वक्त के बाद आपको रिपोर्ट देने ही वाला था। पर तभी केनिस विया के जख्म में अपनी इलेक्ट्रिक शॉट घुसा देता है जिससे विया को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक ट्रेन के जरिए इन तीनों को अब कहीं ले जाया जा रहा होता है। आकिरा यहाँ इनसे माफी मांगता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हो रहा था। पर यहाँ विया की हालत बिगड़ रही थी और तभी एक जगह पर ट्रेन को रोका जाता है। केनिस यहाँ पर विया और ईदी को मारने वाला था और वो अपने कुछ सोल्जर्स से कहता है कि वो वापस उस गांव में जाकर वहाँ मौजूद हर एक शख्स को खत्म कर दें, क्योंकि वो उस हर एक शख्स को खत्म करना चाहता था जिसे आकिरा के एग्जिस्टेंस के बारे में पता हो। आकिरा यहाँ कैद होता है, वो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता था। और तभी केनिस ईदी को शूट करने वाला होता है। आकिरा यहाँ बेबस खड़ा था, पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि ट्रेन का वो हिस्सा कट जाता है। वहाँ एक धमाका होता है और इसके बाद हम वहाँ उसी शख्स को देखते हैं जो आकिरा पर नजर रखे हुए था। और इसके बाद ये शख्स बहुत तेजी से आगे बढ़कर केनिस को हवा में उछालकर उसे एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देती है। केनिस कहता है, तुम जानती भी हो तुम ओवेल ऑर्गेनाइजेशन से पंगा ले रहे हो। पर वो शख्स कहती है, हाँ ये एक कन्या है, मैं तुम सबको यहाँ बचा सकती हूँ, बस एक शर्त पर। लेकिन तभी केनिस इस लड़की को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। ये लड़की कहती है कि अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तब मैं यहाँ तुम सबको बचा लूंगी। आकिरा कहता है, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को राजी हूँ, लेकिन प्लीज हमारी मदद करो। पर अगले ही पल में वो सोल्जर्स उस लड़की पर शूट करने लगते हैं और वो लड़की एक शील्ड की मदद से खुद को बचा लेती है और वो गोलियां वहां से रिफ्लेक्ट होकर बाकी के सोल्जर्स में लगती हैं। और इसके बाद वो लड़की अपनी तलवार निकालकर वहां मौजूद सोल्जर्स को बहुत बुरे तरीके से काटने लगती है। ये सीन्स ना काफी ज्यादा खतरनाक हैं, जो देख ईदी और आकिरा के भी होश उड़े हुए थे। वहाँ मौजूद सभी सैनिकों को खत्म करते हुए अब वो लड़की केनिस की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केनिस एक मशीन गन निकालकर उससे उस लड़की पर हमले करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की अब अपनी पावर्स का यूज करती है और अपनी पावर से वो एक पावरफुल गन क्रिएट कर लेती है और अब वो केनिस पर अटैक करती है। और ये हमला सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसकी फोर्स बहुत ज्यादा होती है
और अब यहाँ सब कुछ खत्म होने के बाद आकिरा कहता है, तुम कोई इंसान नहीं हो ना? वो कहती है, नहीं, मैं एक एंड्रॉयड हूँ और मेरा नाम यूरी है। और अब हम मेरी शर्त पर बात कर लें। और अब वो लड़की अपना चेहरा दिखाती है। आकिरा देखता है कि ये तो तोबासा है। और तभी ये लड़की कहती है, आकिरा चलो अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। आकिरा पूछता है, तुम तोबासा नहीं हो? वो कहती है, नहीं, मेरा नाम तो यूगोरे है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आकिरा यहाँ चौंक जाता है, पर यूगोरे उसके पीछे पड़ जाती है कि चलो शादी करते हैं आकिरा। आकिरा बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, अरे मेरी जरा बात तो सुनो। लेकिन तभी यूगोरे आकिरा को एक अंगूठी दिखाती है और ये अंगूठी आकिरा ने तोबासा को दी थी। आकिरा कहता है, तुम तोबासा को जानती हो है ना? वो कहती है, हो भी सकता है और नहीं भी, पर वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, यानी कि ऐसी जानकारी जिसके बारे में यूगोरे आकिरा को नहीं बता सकती। लेकिन तभी ईदी वहाँ आकर इन्हें उसके पापा का इलाज करने को कहती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूगोरे विया का इलाज कर देती है और वहीं विया का छोटा भाई आकिरा से माफी मांग रहा था। आकिरा कहता है, तुम्हारी भी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम तो बस अपने गांव वालों को बचाना चाहते थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आकिरा यूगोरे के साथ इस गांव से जाने वाला होता है, क्योंकि ओवेल ऑर्गेनाइजेशन आकिरा के पीछे पड़ी हुई है और अगर वो इस गांव में रहा तो इन गांव वालों के ऊपर और भी ज्यादा मुसीबत आ सकती है। अब चलते हुए यूगोरे कहती है, तो चलो अब मुझसे शादी कर लो। पर आकिरा कहता है, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, ऐसे कैसे तुमसे शादी कर लूं? सो वो कहती है, तो चलो पहले तुम मुझे जान लो, उसके बाद मुझसे शादी कर लेना। और इसके बाद ये दोनों उस खंडर वाली जगह पर आते हैं जहाँ आकिरा की आंख खुली थी। अब यहाँ आकर आकिरा आसपास देखने लगता है ताकि उसे कोई जानकारी मिल जाए। लेकिन अगले ही पल में यूगोरे आकिरा को पकड़कर उन दोनों को छुपा लेती है, यानी कि इन दोनों की प्रेजेंस को गायब कर देती है। क्योंकि अगले ही पल में वहाँ एक धमाका होता है और हम वहाँ एक और लड़की को देखते हैं जो दिखने में बिल्कुल यूगोरे की तरह है, यानी कि ये भी एक एंड्रॉइड है। और तभी वहाँ एक और लड़की आती है और हाँ, ये भी एक एंड्रॉइड है और ये दोनों यहाँ पर आकिरा और यूगोरे को ही ढूंढने आई हैं। आकिरा एक बात नोटिस करता है कि ये सभी एंड्रॉइड तोबासा की तरह दिखती हैं और अगले ही पल में हम देखते हैं कि ये एंड्रॉइड एक अटैक करके एक बड़े से पत्थर को काट देती है। दोस्तों, उस पत्थर के पीछे छिपी हुई थी ईदी। ये एंड्रॉइड उससे पूछती है, बच्ची तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम जानती हो कमिश्नर कैनिस की किसी ने हत्या कर दी है? क्या तुम जानती हो कि वो कौन है? ईदी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं आपको उनके बारे में नहीं बता सकती क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई है। लेकिन ये जवाब सुनने के बाद भी वो एंड्रॉइड ईदी को कुछ नहीं करती और अपनी तलवार वापस रख लेती है। और इसके बाद ये दोनों एंड्रॉइड यहाँ से चली जाती हैं। और इसके बाद आकिरा ईदी के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईदी बताती है कि वो यहाँ पर आकिरा की स्मार्ट वॉच उसे लौटाने के लिए आई थी। इसके बाद आकिरा देखता है कि उसकी स्मार्ट वॉच में तोबासा की ओर से उसके लिए एक मैसेज है। उस मैसेज में तोबासा कह रही थी कि उसने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं और अब उन गलतियों को उसे ही सुधारना होगा। आकिरा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी, लेकिन प्लीज तुम मुझे ढूंढते हुए कभी मत आना और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग 200 साल पुरानी है, यानी कि तोबासा अब तक मर चुकी होगी। लेकिन इसके बाद आकिरा टोक्यो जाने का डिसाइड करता है जहां वो रहता था और उसके सफर में उसका साथ देगी यूगोरे। लेकिन इसके बाद यूगोरे उसका हाथ पकड़ के कहती है, मैंने सुना है कि टोक्यो में बहुत अच्छी वेडिंग सेरेमनीज होती हैं। बेचारी आकिरा को दर्द होने लगता है क्योंकि यूगोरे ने इतनी जोर से उसका हाथ पकड़ लिया था। अब ईदी के सो जाने के बाद यूगोरे आकिरा को उन दोनों एंड्रॉइड के बारे में बताती है। एक का नाम योयामी और दूसरी का नाम हाकुबो था, जो ओवेल स्पेशल फोर्सेस की कमांडिंग ऑफिसर्स थी। लेकिन इससे ज्यादा यूगोरे आकिरा को नहीं बता सकती, पर हाँ, अगर वो उससे कुछ और पूछना चाहे तब वो पूछ सकता है। सो आकिरा पूछता है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? वो कहती है कि मैं बस करना चाहती हूँ। आकिरा कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी एक फियांसी है। सो यूगोरे आकिरा को पकड़ के कहती है, अगर मैंने तुम्हें तोबासा के बारे में भुलाकर अपने प्यार में पागल ना कर दिया तो मेरा नाम भी यूगोरे नहीं। अब अगले दिन ये ईदी को उसके गांव की ओर छोड़कर टोक्यो जाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में इन्हें शायद से एक बड़ी नदी को पार करना होगा। वैसे जितनी भी नाव थी वो यहाँ से पहले ही निकल चुकी हैं, पर फिर भी इन दोनों को एक बंदा मिल जाता है। वो बंदा इनसे पूछता है, तुम दोनों होन्शु की ओर क्यों जा रहे हो? आकिरा के कुछ कहने से पहले ही यूगोरे कहती है, हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। आकिरा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है,
अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा इन्हें होंशु तक छोड़कर अलविदा कहकर यहाँ से वापस चला जाता है। अब वहाँ पहुंचकर आकीरा उस जगह को देख ही रहा था कि तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। आकीरा पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? पर इनके टकराने की वजह से उस लड़की का सामान गिर गया था। युगुरे की नजर यहाँ एक किताब पर जाती है। इसके बाद इनका इंट्रोडक्शन होता है। इस लड़की का नाम आमोरू है। अगले ही पल में आमोरू युगुरे से वो किताब छीन कर कहती है, ये ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अब इसके बाद ये दोनों आमोरू के लिए एक नया ब्रश खरीदते हैं, क्योंकि आकीरा के उससे टकराने की वजह से आमोरू का ब्रश टूट गया था। लेकिन यहाँ ये बंदा गलती से आकीरा को चेंज के थोड़े ज्यादा पैसे दे देता है। सो वहाँ उसका मालिक आकर उसे धक्का देकर दूर करता है। ये देख आकीरा कुछ कहने वाला था, पर युगुरे वहाँ आकीरा को कुछ भी कहने से रोक देती है। अब इसके बाद युगुरे बताती है कि वो बंदा जिसने इन्हें गलती से थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए थे वो एक लेटोगियान था। लेटोगियान ऐसे लोग होते हैं जो या तो अपना कर्जा नहीं उतार पाते या फिर कोई गुनाह कर देते हैं, जिस वजह से वो अपने ह्यूमन राइट्स खो देते हैं, जिस वजह से उन्हें फिर पब्लिक सर्विस करनी पड़ती है। पर हाँ, ओवेल ऑर्गेनाइजेशन उनके खाने पीने और रहने की ये जरूरतें पूरी करती है। और इसके बाद युगुरे कहती है, मैं जानती हूँ आकीरा कि तुम बहुत अच्छे हो, पर कुछ भी ऐसा मत कर देना जिससे ओवेल की नजर तुम पर पड़ जाए। और इसके बाद आकीरा आमोरू को उसका नया ब्रश देता है। वो पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? आकीरा बताता है कि हम टोक्यो की ओर जा रहे हैं, पर वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए पहले हम माउंट ओसुरे जाएंगे। आमोरू ने बताती है कि माउंट ओसुरे पर ओवेल का एक चेक पॉइंट है, यानी कि वहाँ आने वाले लोगों की चेकिंग होती है। लेकिन मैं एक ऐसा स्पेशल रास्ता जानती हूँ जिसके जरिए हम बिना चेकिंग के ही माउंट ओसुरे जा सकते हैं। यानी कि अब इनके साथ आमोरू भी आने वाली है। जिसके बाद यहाँ वहाँ से होते हुए ये लोग एक नए रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आकीरा देखता है कि आमोरू ड्राइंग करने में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए आकीरा पूछता है कि क्या तुम बड़ी होकर एक आर्टिस्ट बनना चाहती हो? वो बताती है कि वो स्टोरी बुक्स लिखना चाहती है। आकीरा कहता है, तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तुम जल्द ही काफी मशहूर हो जाओगी। अब रात के वक्त खाना खाने के बाद आकीरा युगुरे से पूछता है कि वो तो एक एंड्रॉइड है, लेकिन इंसानी खाना खाने से क्या उसे ताकत मिलती है? वो बताती है कि उसकी चेस्ट पर ये जो कोर है उसे ताकत इससे मिलती है। इंसानी खाना खाना तो बस उसकी एक हॉबी है। आकीरा यहाँ उसके कोर को लेकर काफी क्यूरियस हो जाता है। वो कहती है, तुम चाहो तो मुझे छू सकते हो, पर फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। सो अब आकीरा उससे दूर हो जाता है। और इसके बाद युगुरे कहती है, आमोरू क्या मैं तुम्हारी वो किताब देख सकती हूँ? आमोरू इसके लिए मान जाती है। दोस्तों, ये किताब आमोरू के पेरेंट्स ने लिखी है और उन्होंने ऐसी ही बहुत सारी किताबें लिखी हैं। यहाँ ये दोनों ही आमोरू के पेरेंट्स की बहुत तारीफ करते हैं। अब अगले दिन ये लोग माउंट ओसोरे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर गार्ड्स थे, मगर इसके बावजूद भी ये लोग आसानी से अंदर आ जाते हैं। लेकिन अंदर आने के थोड़ी देर बाद युगुरे का पेट गुड़गुड़ करने लगता है, जिसके बाद ये लोग उस जगह आते हैं जहाँ खाने की बहुत सारी दुकानें हैं। आकीरा देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लेटोगियन काम कर रहे हैं। लेटोगियंस को हम गुलामों की तरह मान सकते हैं और आकीरा को उन गुलामों के लिए बुरा लग रहा था। पर तभी आकीरा देखता है कि युगुरे इनका पूरा खाना खा चुकी है। पर अगले ही पल में इनके पीछे गार्ड्स आ जाते हैं, वो भी बंदूक ताने हुए। और इसके बाद यहाँ एक अजीब सा बंदा आता है, शायद से ये भी कोई कमिश्नर है। इसका नाम मार्लम है और भैया इसके चलने की स्टाइल। लेकिन अगले ही पल में आमोरू इस मार्लम के पास चली जाती है और फिर हमें जानने को मिलता है कि आमोरू भी एक लेटोगियन है, यानी कि मार्लम की एक गुलाम। और उसने आकीरा और युगुरे को धोखा दिया है, क्योंकि मार्लम ने उससे वादा किया था कि अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो उसे उसके माता पिता की सारी ड्राइंग बुक्स वापस कर देगा। पर मार्लम कहता है, मैंने तो उन सारी किताबों को जला दिया है। ये सुन गुस्से में आकर आमोरू मार्लम को पकड़ लेती है, पर उसे खुद से दूर फेंकते हुए मार्लम कहता है, तुमने उन्हें धोखा दिया और मैंने तुम्हें, आखिर इसमें गलत क्या है? लेकिन जब इन सभी गार्ड्स का ध्यान आकीरा और युगुरे पर था, तभी आमोरू मार्लम पर हमला करके गार्ड्स का ध्यान भटका देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर युगुरे आकीरा को लेकर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन इसके बाद मार्लम आमोरू को पीटने लगता है। युगुरे आकीरा को दूर लेकर आ जाती है, पर आकीरा आमोरू को बचाने के लिए जाने लगता है, पर युगुरे उसे रोक कर कहती है कि उसने हमें धोखा दिया है। आकीरा द एमसी कहता है, उसने वो उनके कहने पर किया, ना कि अपनी मर्जी से, इसलिए हमें उसे बचाना। पर युगुरे कहती है कि मैं उसे नहीं बचाऊंगी क्योंकि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। पर आकीरा कहता है, तुम्हारे उसूलों से ज्यादा मेरे लिए आमोरू जरूरी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्लम
आमोरू के पेरेंट्स की आखिरी किताब को आमोरू की आंखों के सामने जलाकर खाक कर देता है। वहीं युगोरे कहती है, मैं आमोरू को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगी, पर बदले में तुम मुझसे शादी करोगे। आकिरा कहता है, तुम सच में बस एक एंड्रॉइड हो, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम आमोरू को देखते हैं जो कि एक जगह पर कैद थी, और तभी वहाँ उसे बचाने के लिए आकिरा आ जाता है। आमोरू को समझ नहीं आता कि आकिरा यहाँ क्या कर रहा है। वहीं युगोरे को हम यहाँ से काफी दूर देखते हैं। वहीं यहाँ आमोरू आकिरा से कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, तुम मुझे बचाने क्यों आए। लेकिन इससे पहले कि आकिरा कुछ कहता, यहाँ सायरन बजने लगता है। इसीलिए अब आकिरा आमोरू को लेकर यहाँ से भागने लगता है, और इसके बाद वो अपने सामने मौजूद एक गार्ड को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। और इसके बाद ये दोनों भागते हुए उस जगह से बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर बहुत सारे गार्ड्स के साथ मार्लस इनका इंतजार कर रहा था। और इसके बाद दो गार्ड्स आमोरू को पकड़ लेते हैं, और एक गार्ड आकिरा को शॉक दे देता है। लेकिन इसके बावजूद भी आकिरा उस गार्ड से खुद को छुड़ाकर मार्लस से जाकर कहता है, आमोरू को यहाँ से जाने दो। लेकिन फिर कुछ गार्ड्स आकर आकिरा को पकड़ लेते हैं, और फिर वो उसे पीटने लगते हैं। आमोरू कहती है कि प्लीज उसे मत मारो, भले ही तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, पर उसे मत मारो। लेकिन आकिरा कहता है, इस तरह से हार मत मानो आमोरू, हम दोनों यहाँ से एक साथ बाहर निकलेंगे, और अभी तो तुम्हें तुम्हारा सपना भी पूरा करना है, इसीलिए हार मत मानो। लेकिन ये देख मार्लस कहता है, तुम तो उस गुलाम की कुछ ज्यादा ही परवाह करते हो। और इसके बाद वो आमोरू को वहीं खत्म करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ एंट्री लेती है युगोरे, और वो आते ही आमोरू को बचा लेती है। मार्लस यहाँ काफी खुश होता है क्योंकि अब वो युगोरे को पकड़ पाएगा। पर युगोरे यहाँ पर उन सभी गार्ड्स की गन को काट देती है, जिससे वो गार्ड्स यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। ये देख अब मार्लस खुद ही युगोरे पर हमला करने लगता है, पर उसके हमलों से बचकर युगोरे उसमें एक जोरदार लात मारती है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। और यहाँ आमोरू एक एंड्रॉइड की ताकत देख हैरान रह जाती है। आकिरा पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारे तो कुछ उसूल थे ना? वो कहती है, हाँ, और मैं अपने उसूलों को मद्देनजर रखते ही यहाँ आमोरू को बचाने आई हूँ। ये सुन आकिरा कहता है, चाहे बात कुछ भी हो, पर यहाँ आने के लिए शुक्रिया युगोरे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग उस जगह से काफी दूर आ चुके हैं, और यहाँ पर युगोरे आमोरू को उसका बैग लौटाती है। और फिर हम देखते हैं कि आमोरू अपने कपड़े बदलने लगती है। यहाँ युगोरे अपने मैजिक का यूज करके आमोरू के जख्मों को हील कर देती है। दोस्तों, इन एंड्रॉइड रोबोट्स के पास तो कमाल की टेक्नोलॉजी है। अब इसके बाद आमोरू युगोरे से उसका ये निशान मिटाने को कहती है। शायद से ये निशान गुलामों के ऊपर बनाया जाता है। अब इसके बाद युगोरे उसके निशान को मिटाकर वहाँ एक प्यारी सी चिड़िया बना देती है, और ये देख आमोरू के खुशी के आंसू निकल आते हैं, और उसे अपने परिवार की याद आती है। और अब आमोरू एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। और यहाँ वो कहती है कि वो युगोरे और आकिरा ये तीनों एक साथ एक एल्सिया करेंगे, यानी कि एक साथ शादी करेंगे, क्योंकि आमोरू इन दोनों के साथ और भी ज्यादा वक्त गुजारना चाहती है। आकिरा कहता है, ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले कपड़े पहन लो। और इसके बाद आमोरू एक अजीब सी ड्रेस पहन लेती है, और इसके बाद ये तीनों एक नए सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं आओमोरी नाम के एक टाउन में, और दिखने में ये जगह काफी अच्छी थी। तभी ये लोग यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को देखते हैं, यानी कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी काफी टाइट है। हमें जानने को मिलता है कि इस वक्त इस टाउन में एक फेस्टिवल चल रहा है, एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें लोग अपने लिए शादी के लिए पार्टनर्स ढूंढते हैं। यहाँ पर युगोरे कहती है कि उसे अपने लिए पार्टनर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आकिरा से शादी करने वाली है। आमोरू कहती है कि वो भी आकिरा से शादी करेगी, पर आकिरा कहता है कि वो सिर्फ एक लड़की से प्यार करता है, और उसे ही ढूंढने के लिए वो इस सफर पर निकला है। अब आकिरा की बात सुन ये दोनों लड़कियां डिसाइड करती हैं कि ये दूसरे लोगों के पास जाकर उनके साथ वक्त बिताएंगी, और देखेंगी कि क्या उनके दिल में आकिरा के अलावा किसी और के लिए कोई फीलिंग्स जागती हैं या नहीं, क्योंकि ये दोनों ही ये साबित करना चाहती हैं कि इनके दिल में आकिरा को लेकर असली फीलिंग्स हैं। वहीं रात के वक्त हम देखते हैं कि एक जगह पर एक अजीब सी मीटिंग चल रही है। यहाँ पर ये लोग वेपन्स की सौदेबाजी करने आए हैं। वैसे ये एक लीगल मीटिंग है, और यहाँ हम एक बंदे को देखते हैं, और ये लोंटानो फैमिली का बॉस है। लेकिन तभी यहाँ मौजूद ये मिलिट्री जनरल पूछता है, वैसे मैंने सुना है कि आपका कोई राइवल भी है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, और वो इन्हें घेर लेते हैं। और तभी यहाँ उनकी बॉस आती है, मेरा नाम फीडेस है, और मैं लोंटानो फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ, और मुझे ये खबर मिली है कि मेरे छोटे भाई की गैंग में कोई गद्दार है। वो शायद से इन चीजों पर सही से ध्यान नहीं देता। मैं अपने बेवकूफ भाई की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन तभी ये गद्दार बंदा
खुद को छुड़ाकर फीडेस पर हमला करने जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फीडेस का छोटा भाई अपनी गन से उस बंदे को खत्म कर देता है और इसके बाद इस लड़की का हाथ पकड़ के कहता है कि गद्दार सिर्फ एक नहीं है बल्कि दो हैं। ये लड़की अक्सर बजट में गड़बड़ कर देती है, लेकिन इसके बाद फीडेस यहाँ से चली जाती है और हमें जानने को मिलता है कि पहले ये सभी 10 भाई बहन थे, पर फिर इनके बीच ही एक झगड़ा हो गया और आखिर में सिर्फ ये दोनों ही जिंदा बच पाए और अब इन दोनों में से ही कोई एक लॉन्टानो फैमिली का बॉस बनेगा। और वैसे ये दोनों सगे भाई बहन नहीं हैं, मतलब कि अगर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी नहीं की तब कोई और ही लॉन्टानो फैमिली को हथिया लेगा। अब अगले सीन में हम इन लोगों की एक मीटिंग देखते हैं और यहाँ इन दोनों का दद्दू कहता है, भले ही तुम दोनों की रगों में मेरा खून दौड़ता हो, लेकिन मेरा वारिस वही बनेगा जिसमें काबिलियत होगी। लेकिन तभी फीडेस खड़े होकर कहती है, मैं इस फेस्टिवल में अपने लिए एक पार्टनर जरूर ढूंढ लूंगी और लॉन्टानो फैमिली की सक्सेसर बनूंगी। तभी उसका भाई कहता है, जरा अपना ख्याल रखिएगा। पर फीडेस कहती है, तुम तो मुझसे ये ना ही कहो तो अच्छा रहेगा, तुम तो बचपन में एक मच्छर भी नहीं मार पाते थे। अब अगले दिन आकिरा जैसे ही सोकर उठता है, ये दोनों उससे कहती हैं कि जल्दी फेस्टिवल में चलो, पर आकिरा कहता है, मैं बाद में आऊंगा, अभी नहीं। लेकिन इसके बाद आकिरा 2 लोगों की बातें सुनता है। लॉन्टानो फैमिली के वो दोनों भाई बहन फेस्टिवल में आने वाले हैं। आकिरा को जानने को मिलता है कि इस टाउन में लॉन्टानो फैमिली का ही राज चलता है, यानी कि वो लोग माफिया हैं। अब इसके बाद हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ हम आमोरू को देखते हैं जो थोड़ी उदास थी क्योंकि यहाँ आकिरा उसके साथ नहीं आया। अब दूसरी ओर युगुरे को कुछ लोग अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, पर वो उन पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। लेकिन तभी हम यहाँ आकिरा को देखते हैं, वो यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि उसे युगुरे और आमोरू की चिंता हो रही थी। तभी आकिरा की नजर पड़ती है कैलक्रॉम पर, जिसके आसपास बहुत सारी कन्याएं थी। वहीं दूसरी ओर फीडेस का पार्टनर बनने के लिए लड़कों ने एक लंबी लाइन लगा रखी थी, लेकिन यहाँ पर ना फीडेस सभी को रिजेक्ट कर देती है। तभी फीडेस का एक आदमी कहता है, मैम आपको किसी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ही हमारे लिए हमारी बॉस रहेंगी। पर वो कहती है कि अगर उसे लॉन्टानो फैमिली का सक्सेसर बनना है तब उसे किसी ना किसी से शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन तभी वहाँ पर कैलक्रॉम आकर कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई अच्छा मर्द नहीं मिला? फीडेस कहती है कि उसे एक ऐसा मर्द चाहिए जो उसके लायक हो, पर कैलक्रॉम कहता है कि शादी में तो इतना जरूरी होता है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता हो। लेकिन फीडेस यहाँ से ये कहकर चली जाती है कि प्यार और लगाव ये सारी फालतू की बातें हैं। कैलक्रॉम अपनी बहन को बस जाते हुए देखता रहता है। अब ऐसे ही शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि युगुरे ने काफी शराब पी ली है और अब शराब उसे चढ़ चुकी है। आकिरा यहाँ छुपकर युगुरे पर नजर रख रहा था कि तभी उसे आमोरू देख लेती है और जब पल भर के लिए आकिरा का ध्यान भटकता है उतनी ही देर में युगुरे यहाँ से गायब हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब आकिरा युगुरे को ढूंढ रहा था तभी वो थोड़ा सा फीडेस से टकरा जाता है, जिससे फीडेस के कपड़े गंदे हो जाते हैं। आकिरा कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर आकिरा देखता है कि ये तो फीडेस लॉन्टानो है, माफिया। आकिरा यहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे रोककर फीडेस कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मुझे थोड़े अलग लगते हो। पर तभी वहाँ आमोरू आकर कहती है, आकिरा को छोड़ दो, उसे आज के टाइम के हिसाब से कुछ ज्यादा पता नहीं है, वो बहुत पुराने जमाने का है। फीडेस समझ जाती है कि आकिरा 200 साल पुरानी सिविलाइजेशन का एक इंसान है जो आज भी जिंदा है। और इसके बाद वो कहती है कि आकिरा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आकिरा को समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, पर फीडेस कहती है, मैं जानती हूँ कि ओवेल ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें पकड़ना चाहती है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। आकिरा कहता है, पर ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना तुम मुझसे। पर फीडेस कहती है कि कई बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन तभी फीडेस को एक आवाज आती है कि लॉर्ड कैलक्रम को उनका पार्टनर मिल चुका है, जो सुन फीडेस के होश उड़ जाते हैं। आकिरा समझ जाता है कि फीडेस कैलक्रम से प्यार करती है। फीडेस इस बात से इनकार करने की कोशिश करती है, पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसका ये इनकार झूठ है। सो अब फीडेस बताती है कि सिबलिंग्स के बीच शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उनकी शादी हो भी गई तब भी उनके बच्चे नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी ओर कैलक्रॉम ने अपने पार्टनर के रूप में चुना है युगुरे को। भाई साहब चीजें बहुत बिगड़ने वाली हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आमोरू युगुरे से पूछती है कि क्या वो सच में कैलक्रॉम से शादी करेगी, पर वो तो आकिरा से शादी करना चाहती थी। युगुरे बताती है कि वो तो अभी भी सिर्फ आकिरा से शादी करना चाहती है, लेकिन आकिरा उस पर ध्यान ही नहीं देता। दूसरी ओर लॉन्टानो फैमिली का ये बुढ़ा कहता है, कैलक्रॉम तो तुम्हें अपने लिए एक पार्टनर मिल चुका है, बहुत अच्छे,
अब तुम जितनी जल्दी एक बच्चा पैदा करोगे उतनी ही जल्दी तुम मेरे सक्सेसर बन जाओगे। दूसरी ओर हम फीडेस को देखते हैं। तभी उसका एक आदमी उसे कैलक्रॉम के बारे में बताने आता है, पर फीडेस कहती है कि चिंता मत करो, मुझे भी अपने लिए एक पार्टनर मिल चुका है। अब अगले दिन इन दोनों को पता चलता है कि कैलक्रॉम यूगोरे को आज एक डेट पर ले जाने वाला है। आकिरा उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात सुनती ही नहीं। और तभी वहाँ पर कैलक्रॉम आ जाता है यूगोरे के लिए एक फूलों का गुलदस्ता लेकर। और हमें जानने को मिलता है कि कैलक्रॉम ये बात जानता है कि यूगोरे एक एंड्रॉइड है। कैलक्रॉम आकिरा के बारे में पूछता है कि ये कौन है। यूगोरे कहती है मेरा फियांसी, पर आकिरा मना कर देता है। और तभी वहाँ पर फीडेस आ जाती है आकिरा को डेट पर ले जाने के लिए। और ये बात सुन यूगोरे और आमोरू दोनों हैरान रह जाती हैं। आकिरा कहता है क्या तुम सच में यहाँ सीरियस हो? वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ मजाक करने आई हूँ? कैलक्रॉम कहता है अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल गया, चलो अब हम एक साथ डेट पर चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ एक कार आती है और ये कार टोक्यो से आई है। ये बात सुनते ही आकिरा कहता है क्या टोक्यो? प्लीज तुम मुझे टोक्यो के बारे में कुछ बताओ ना। पर वो कहता है मैं फ्री में कुछ नहीं बताऊंगा। अब इसके बाद ये सभी कार में बैठ जाते हैं और फिर ये लोग इस कार से पहुंचते हैं बाजार में एक डबल डेट के लिए। पर यहाँ चुपके से कैलक्रॉम का एक बंदा हर एक चीज पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी ओर हम यहाँ फीडेस के एक बंदे को देखते हैं और वो भी यहाँ नजर रखे हुए हैं। घूमते हुए यूगोरी की नजर कुछ पेंडेंट्स पर जाती है। कैलक्रॉम कहता है मैं आपके लिए ये पेंडेंट अभी खरीद देता हूँ। आकिरा की नजर उसी के ऊपर होती है, लेकिन यहाँ पर फीडेस बहुत सामान खरीद रही थी और यहाँ पर आकिरा बस एक कुली की तरह नजर आ रहा है। पर यहाँ आकिरा ये अच्छे से नोटिस करता है कि फीडेस के दिल में कैलक्रॉम को लेकर फीलिंग्स हैं और इस दुनिया में तो सगे भाई बहन एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। लेकिन जब वो ये सब सोच रहा था तभी आमोरू उसके मुंह में ये कैंडी ठूस देती है। अब यहाँ यूगोरे आकिरा और फीडेस को ही देख रही थी। अब इसके बाद वो कैलक्रॉम को कोने में ले जाकर कहती है कि ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, तुम इस डबल डेट के लिए आखिर राजी क्यों हुए? दोस्तों असल में यूगोरे कैलक्रॉम के साथ डेट पर आकर आकिरा को जेलस फील कराना चाहती थी। दोस्तों इन दोनों की पहली मुलाकात फेस्टिवल वाली रात हुई थी जब यूगोरे टल्ली होकर बैठी हुई थी। तभी कैलक्रॉम यहाँ से गुजरता है और वो उससे थोड़ा टकरा जाता है। आप ठीक तो है ना मैम? पर वो कहती है मैं तुम्हें ठीक नजर आती हूँ? अरे तो क्या हो गया कि मैं एक एंड्रॉइड हूँ, पर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो सुनता ही नहीं मेरी बात। वो कब समझेगा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ? अब ये प्यार वाली बात सुन कैलक्रॉम उससे और बात करता है और फिर उसके बाद जो प्रपोजल हुआ और ये डेट ये सब फेक है। यहाँ कैलक्रॉम कहता है सच कहूँ तो मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि एक एंड्रॉइड और एक इंसान के बीच प्यार कैसे हो सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आकिरा आमोरू के लिए पेंटिंग कलर्स खरीदता है और क्योंकि वहाँ पर फीडेस भी थी इसीलिए वो उसके लिए फूल खरीदता है। लेकिन यूगोरे ये देख लेती है और बस फिर अपना मुंह फुला लेती है। अब इसके बाद ये सभी आते हैं एक लाइब्रेरी में क्योंकि आकिरा यहाँ आकर कुछ रिसर्च करना चाहता था। और यहाँ फीडेस आकिरा को ओवेल के बारे में बताती है कि ओवेल की कही गई बात ही यहाँ पत्थर की लकीर होती है। अगर उन्होंने कह दिया कि आसमान हरे रंग का होता है तब सभी को ये बात माननी होगी। अब लाइब्रेरी में यहाँ इन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन तभी आमोरू भागते हुए एक गली में चली जाती है ताकि वो अपने माता पिता की स्टोरी बुक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब इसके बाद ये सभी आमोरू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन आमोरू को ढूंढते हुए यहाँ फीडेस ही गुम हो जाती है और बस इसी वजह से उसे अपने बचपन की यादें आ जाती हैं। लुका छुपी खेलते वक्त फीडेस हमेशा कैलक्रॉम की वजह से पकड़ी जाती क्योंकि पहले कैलक्रॉम बहुत ही ज्यादा डरपोक था। वो अगर कोई चींटी भी देख ले तब वो डर जाता था और इसीलिए फीडेस ने उससे एक वादा किया तुम चिंता मत करो, जब मैं बड़ी होकर अपनी फैमिली की बॉस बनूंगी तब मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। लेकिन कैलक्रॉम यहाँ उसे मना कर देता है और तभी प्रेजेंट में फीडेस के पास कैलक्रॉम आता है और जब आकिरा आमोरू को ढूंढ रहा था तभी उसकी नजर इन दोनों पर पड़ जाती है। तभी उसके पीछे यूगोरे आमोरू को लेकर आती है। वहीं यहाँ फीडेस कहती है तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा है लेकिन हम इस वक्त बहुत ही खराब सिचुएशन में हैं। लेकिन तभी कैलक्रॉम एक कपड़ा उठाकर बड़े प्यार से फीडेस को एक दुल्हन की तरह सजाकर कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसकी बात सुने बिना ही फीडेस यहाँ से चली जाती है। और यही देख आकिरा सोचता है कि कैलक्रॉम ने तो यूगोरे को प्रपोज किया था, लेकिन देखकर लगता है कि वो फीडेस से प्यार करता है। और फिर वो यूगोरे से कहता है देखकर लगता है कि कैलक्रॉम फीडेस से प्यार करता है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। पर यूगोरे कहती है ओह तो तुम्हें जलन हो रही है। आकिरा कहता है कि अरे नहीं नहीं, वो तो सिर्फ तोवासा से प्यार करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कार से वापस आने लगते हैं और इस वक्त कैलक्रॉम का मूड हमें सही तो बिल्कुल नहीं लगता।
और तभी इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और इसके बाद हमारा हीरो उस पंचर को सुधारता है। ये सारी चीजें आकिरा को उसके पिता ने सिखाई थी, पर कैल्क्रोम बताता है कि उसके परिवार में उन्हें बस एक बात सिखाई गई है कि अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को डेडिकेट कर दो। लेकिन तभी आकिरा कहता है, देखकर लगता है कि तुम फेडिस से प्यार करते हो, तो यूगोरे को डेट क्यों? लेकिन तभी एक पुर्जा गाड़ी के नीचे गिर जाता है। आकिरा उसे उठाने के लिए अंदर की ओर जाता है और यहाँ कैल्क्रोम कहता है, मेरे बारे में छोड़ो, पर फेडिस ने तुम्हें अपने पार्टनर के रूप में चुना है। अगर किसी ने भी उसका दिल दुखाया तब मैं उसकी जान ले लूंगा, इसीलिए कभी भी कोई गलती मत करना। आकिरा को यकीन हो जाता है कि कैल्क्रोम फेडिस से प्यार करता है। दूसरी ओर हम इन तीनों कन्याओं को देखते हैं। आमोरू बताती है कि यूगोरे अपने लिए सच्चा प्यार ढूंढ रही है, पर फेडिस कहती है कि सच्चा प्यार बस बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक कंटेनर गलती से एक मजदूर के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन यूगोरे तेजी से आकर उस मजदूर को बचा लेती है। और यही देख फेडिस सोचती है कि एक इंसान ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि ये एक एंड्रॉइड है। तो फिर कैल्क्रोम ने इसे अपना पार्टनर क्यों चुना? क्योंकि एंड्रॉइड्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अब तभी इस जगह पर आकिरा और कैल्क्रोम पहुंचते हैं, शोर शराबे की आवाज सुनकर। पर फेडिस यहाँ से चली जाती है। कैल्क्रोम कहता है, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए, आखिर अब तुम उसके पार्टनर हो। दूसरी ओर वहाँ से भागते हुए फेडिस के जहन में सिर्फ कैल्क्रोम था। बचपन में जब फेडिस ने कहा था कि वो कैल्क्रोम का ध्यान रखेगी, तब कैल्क्रोम कहता है कि नहीं, तुम एक लड़की हो और तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा। अब प्रेजेंट में फेडिस का पीछा करते हुए आकिरा आता है और यहाँ फेडिस उससे कहती है, तुम जानते हो कैल्क्रोम मुझसे भी अच्छा फैमिली बॉस बनेगा, क्योंकि वो होशियार है और उसका दिल भी अच्छा है। लेकिन हमारे परिवार में एक नियम है कि जो बच्चा सक्सेसर बनने के लायक नहीं होता उसे मार दिया जाता है। लेकिन कैल्क्रोम सीक्रेटली हमारे सभी भाई बहनों का ध्यान रख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी चाहे कुछ हो जाए, लॉन्टेरो फैमिली की बॉस मैं ही बनूंगी, क्योंकि उस जैसे एक अच्छे इंसान को इस गंदे दलदल में नहीं फंसना चाहिए। दूसरी ओर एक बंदा इस बुढ़े को यूगोरे के बारे में बताता है कि वो एक एंड्रॉइड है, और ये बात सुन बुढ़ा कहता है, ओह अगर ऐसी बात है तो ओवेल से पहले उस एंड्रॉइड पर हमें अपना कब्जा कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम इन चारों को डिनर करते हुए देखते हैं और यहाँ कैल्क्रोम यूगोरे से एक और बार पूछता है, क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? वो कहती है, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं हूँ। तुम्हें अपने सच्चे प्यार को ही अपना हमसफर चुनना चाहिए। आकिरा कहता है, फेडिस अभी भी वक्त है, तुम दोनों एक फैसला कर सकते हो। पर तभी यहाँ पर बुढ़ा आ जाता है अपने गुंडों को लेकर और कहता है, मैं जानता था तुम दोनों ही भाई बहन होने के बावजूद भी एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम्हारा प्लान मुझे मारने का है। सच में मुझे तुम दोनों से बहुत उम्मीदें थी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन फेडिस, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, इस धोखेबाज को खत्म कर दो और फिर तुम ही मेरी सक्सेसर बनोगी। कैल्क्रोम कहता है, मुझे मार दो वरना हम दोनों मरेंगे। पर हम देखते हैं कि फेडिस ऐसा नहीं करती और फिर कैल्क्रोम बुढ़े के ऊपर गन तान देता है, लेकिन वो गोली बुढ़े का एक आदमी अपने ऊपर लेकर बुढ़े को बचा लेता है। और यहाँ हम देखते हैं कि यूगोरे नशे की हालत में होती है, लेकिन अगले ही पल में वो अपनी बॉडी में मौजूद शराब को वेपराइज कर देती है और इनका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। पर आकिरा नोटिस करता है कि एक शूटर यूगोरे को अपना निशाना बनाए हुए हैं, लेकिन यूगोरे को बचाने के चक्कर में वो गोली आकिरा की बॉडी के आर पार हो जाती है। आकिरा वहीं गिर पड़ता है। तो क्या हमारा हीरो 200 साल बाद जागने के बाद फिर से हमेशा के लिए सोने वाला है? ये तो इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। वैसे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हाइप जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।